नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आपको बता दें कि यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 46.53% मतदान हो चुका है। अगर बात बलिया की करें तो 43.54% मतदान हुआ है। वहीं बांसगांव की बात करें तो 43.71% मतदान हुआ है। वहीं देवरिया में 47.32% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 46.13% मतदान हुआ है। घोसी में 44.82% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 44.69% मतदान हुआ है। वहीं कुशीनगर में 48.33% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 51.16% मतदान हुआ है। वहीं मिर्जापुर में 48.81% मतदान हुआ है। रॉबर्ट्सगंज में 47.15%, सलेमपुर में 43.48%, वाराणसी में 48.38%, तो वहीं चंदौली में 51.27% मतदान हुआ है। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों की बात की जाए तो 3 बजे तक इन सीटों पर 46.53% अब तक मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत महाराजगंज और इसके अलावा चंदौली में देखने को मिला है। महाराजगंज में 51.16% मतदान हुआ है, तो वहीं चंदौली में 51.27% मतदान हुआ है। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 7वां और आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पूरे देश की अगर बात करें तो 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ऐसे में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं, अनुप्रिया पटेल और तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार 7वें चरण में चुनावी मैदान में हैं और मतदाता उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो 13 सीटों पर अब तक 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक 46.53% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो बलिया में 43.54%, बांसगांव में 43.71%, देवरिया में 47.32%, गाजीपुर में 46.13% मतदान हुआ है। तो लोकसभा चुनाव का आज 7वां और आखिरी चरण है। बताते चलें कि 19 अप्रैल से लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हुई थी और आज 1 जून को समापन हो रहा है। आज सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने देश के सबसे दक्षिणी छोर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ्य देने के बाद शनिवार को तीसरे और अंतिम दिन अपनी ध्यान साधना शुरू की थी। पीएम ने एक लोटे से समुद्र में सूर्य को जल भी अर्पित किया और माला भी जपी। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। ध्यान साधना के अंतिम दिन पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। वे अपने हाथों में जाप माला लेकर मंडपम की चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखे। कन्याकुमारी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए मशहूर है और मेमोरियल तट के पास एक छोटे से टापू पर स्थित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की जो तपस्या थी, ध्यान साधना थी, वो पूरी हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें
कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि कन्याकुमारी की तस्वीरें हैं। कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पीएम मोदी ने 45 घंटे तक ध्यान साधना की है। आपको बताते चले कि ये जगह बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन ध्यान किया था। पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद इसी जगह पर पहुंचे थे और यहीं पे उन्होंने ध्यान चेतना की थी और विकसित भारत का सपना देखा था। और जो विकसित भारत की संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी लिया गया है, ये उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जिस जगह पर पीएम मोदी की ओर से ध्यान साधना की गई है, वो जगह मशहूर टापू पर स्थित है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में आपको बताते चले कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ देने के बाद शनिवार को तीसरे और अंतिम दिन पीएम मोदी ने अपनी ध्यान साधना शुरू की थी। और पीएम मोदी ने एक लोटे से समुद्र का जल लेकर सूर्य को जल अर्पित किया था और माला जपी थी। इस दौरान उन्होंने भगवा वस्त्र भी पहन रखे थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी की ध्यान साधना पूरी हुई है। ध्यान साधना के अंतिम दिन यानी कि आज पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। अपने हाथों में जाप माला लेकर मंडपम के उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाए और साथ ही तो जहां पीएम मोदी ने ध्यान साधना की है, तो वहीं दूसरी ओर अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और अलग अलग देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मतदाता लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। लगातार जनता से यही अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं। अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया। हम जो 7वें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूँगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 92 करोड़ मतदाता तो आज देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं
कांग्रेस से। श्रीकांत जी, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार अब तक जो मतदाता हैं वो लगभग मतदान कर चुके हैं और फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। क्या लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया लग रही है, क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा है वो पूरा होने वाला है या नहीं? बिल्कुल 400 का नारा जो है वो पूरा भी होगा और 400 का लक्ष्य हम पार भी करेंगे। और भरोसा है और उनकी मतदाताओं के भरोसे के नाते हम ये बात बोल पा रहे हैं कि 400 का आंकड़ा हम सब पार करेंगे। आज 7वें चरण के अंतिम चरण में जो 7वां चरण है उसमें 13 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 के 13 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज, बांसगांव, सलेमपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, घोसी, गाजीपुर, राबर्ट्सगंज, चंदौली और काशी। और यह सबसे अंतिम इसलिए भी है कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है दीपिका जी की प्रधानमंत्री जी का स्वयं का इस बार मतलब उनका भी लोकसभा क्षेत्र इसी चरण में है और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, उनका भी जो गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र है उस इसी चरण में उसका भी चुनाव होना है जहाँ से रविकिशन शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे और जनता, देखिए जनता पूरी तरह से मन बनाई है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। और ये बौखलाहट जो विपक्ष का है या आपके एग्जिट पोल से जो भागने का एक जो अभी मैसेज मिला है कि कांग्रेस नहीं शामिल होगी एग्जिट पोल में, मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल में शामिल होने में बुराई ही क्या, जवाब देने में बुराई ही क्या है। कोई चुनाव होता है तो उसमें दो ही चीज होती है, या तो जीत होती है या हार होती है। अगर हार भी होती है तो स्वीकार करने में जाता क्या है, सुधार करके फिर आप उन्हीं मतदाताओं के बीच में, उसी जनता के बीच में आपको जाना है। तो इस बार एकदम क्लीन स्वीप है, 400 पार हम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। मुन्ना जी, श्रीकांत जी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हैं कि 13 की 13 सीटें जहां आज मतदान हुआ है यूपी में जीत रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी बात करें, आपकी पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 13 सीटें तो वो जीत रहे हैं, उनका जो दावा है। ये तो इनके कहने से तो पूरा हिंदुस्तान ही जीत रहे। इनके नेता कहते हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं। इनसे पूछिए कि 400 सीट कहां से आएंगे, जमीन खोदेंगे, आसमान से तोड़ेंगे? अरे महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप है, बिहार में क्लीन स्वीप है। महाराष्ट्र में 48 की जगह 96 तो नहीं हो जाएगा, या 40 की जगह आप 80 जीत तो नहीं लोगे। साउथ में आपका दरवाजा पहले ही बंद है। क्यों भ्रमित करने का काम देश की जनता को आप 10 साल से लगातार कर रहे हो? ये जो आपको क्रांति दिख रही है, ये जुमलों की वजह से ही क्रांति है। जो जनता में आपका भरोसा टूटा है, जो विश्वास टूटा है, ये क्रांति आपको दिख रही है। आप 400 की बात न करो, आप 40 में सिमटने वाले हो। आपने अभी धरातल पे रिपोर्ट नहीं देखी। आप जिस तरीके से बार बार 400 दे रहे हो, तो लड़ाई 400 की नहीं है, इनकी लड़ाई 272 की है। अगर 400 की लड़ाई होती तो प्रधानमंत्री को 165 रैलियां नहीं करना पड़ता। करते नहीं हुए 165 रैलियां 75 साल की उम्र में, 14 जनसभाएं या 54 जनसभाएं, कितनी वो तो स्मरण में नहीं है। ये सब करने की फिर क्या जरूरत थी? एक बात। दूसरी बात, 24 के चुनाव में आपको विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना था, आपने एक बार भी विकास का जिक्र नहीं किया। आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने महंगाई नहीं कम किया। आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, सारे भ्रष्टाचारी जितने नायक खलनायक थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो किस मुंह से आप कह रहे हो 400 पार है? इस बार 400 पार नहीं है, इस बार इनका झोला उठा करके तैयारी जाने की है, जनता ने कर दी है। ये नारा है 4 जून इंडिया अलायंस कमिंग सून। तो 4 जून जो आज जो बैठक हो रही है, जो आज इंडिया अलायंस की बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक में सार्वजनिक नहीं करूंगा, ये बैठक इसलिए हो रही है कि 348 सीट, झूठ बोलने का काम इंडिया अलायंस पार्टी नहीं करती, ना कोई नेता करता है। 348 सीट इंडिया अलायंस को आ रही है। 348 सीट के फुल बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार 4 जून को बनेगी। 4 जून को आपको पता लग जाएगा और चंद घंटों, चंद दिनों की, 2-3 दिनों की बात। ये लक्ष्यदार भाषणों में
युवाओं की बात करते थे, जवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, बहुत महंगाई की बात करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलान ढिकाम सरकार, अरे हम काला धन 30 दिन दूसरे दिन उसको मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस ये युवा की बात करते हैं? आपके शासनकाल में 10 साल में 78 करोड़ युवा बेरोजगार है। अगर आपका ही बच्चा शिक्षित अगर बेरोजगार है तो मैं समझता हूँ हिमालय जैसा पहाड़ आपके सर पे है। क्या महंगाई इनके घर में नहीं है? क्या 1100 का सिलेंडर इनके घर में नहीं आता? ये गाड़ियों में 100 रुपए के पेट्रोल नहीं भरवा रहे? तो महंगाई सभी को है, लेकिन बोले कौन? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जनता को इस बार, जनता जो पीड़ित है, जो जनता को दुख और दर्द हुआ है, इसी का हिसाब तो 4 जून को होना है। इस बार चुनाव दल नहीं लड़ रहा, इस बार चुनाव जनता और सरकार के बीच में है। जो सरकार के लुभावने वादे थे कि मित्रों बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलान ढिकाम सरकार 2022 तक हम हर गरीब के सर पे छत बना देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे लेकिन बैठेंगे। लेकिन देखिए काला धन मुन्ना जी, 30 घर दिन की में बात लाऊंगा। आपने कही, घर की बात आपने कही, तो इस पर मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जितना कहा गया कि घर देने का वादा, इस बार जो टारगेट था उसे पूरा किया गया, प्रधानमंत्री की ओर से भी जो आंकड़े रखे गए हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं, यानी गांव-गांव में आप जाकर देखेंगे तो घर तो असल में लोगों को मिला है ना। देखिए 3 करोड़ घर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने दिया है। 140 करोड़ जनता में ये वादा हुआ था कि हर गरीब, 3 करोड़ का टारगेट नहीं था। अगर 10 साल में आप 3 करोड़ घर दिए, आप अनुमान लगाइए 70 लाख साल बैठते हैं। 70 लाख से अगर 140 का भाग करें 1.0.0.0.0 भी नहीं बैठ रहा। क्या विकास किया? 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 30 लाख रिक्त पद खाली है, 78 करोड़ युवा बेरोजगार है, 13 करोड़ बेचारों की शादियां नहीं हो रही आपकी वजह से, 13 करोड़ ऐसे रॉयल फैमिली से जो नौकरी लगेगी तभी अच्छा मैरिज चलिए, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले तो लेते हैं। सवाल ये है, ठीक, 140 करोड़ ये क्रांति जो पूरी दिख रही आबादी है, ये है, इनके झूठ और उसमें जुमलों की 78 क्रांति। करोड़ युवा कहाँ से हो गए? ठीक है, जवाब सुन लीजिए श्रीकांत जी। जी, जवाब रखिए आप अपना। दीपिका जी, एक बात तो हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं मुन्ना खान जी, कि आप 78 करोड़ युवा गिना रहे हैं, 140 करोड़ अगर पूरी आबादी है, पॉपुलेशन है भारत की, तो 78 करोड़ युवा कहाँ से बेरोजगार हो गए इसमें? मित्र हमारे 60% ये युवाओं का देश है, आप जानकारी रखें। मुन्ना खान जी, अपना 60 कम से कम करोड़ युवाओं ये का देश ये है। डेटा भी ठीक अगर कर लीजिए। दूसरी 60% चीज की की बात जो करूं 3 करोड़ का तो 14 आवास छक्के एक 84 ही बार में 84 करोड़ युवा हो एक जाएंगे। ही कार्यकाल में 30 वो करोड़ तो अभी लोगों को 10 आवास करोड़ देना गिनती में मुमकिन कम नहीं है। है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता जब भी वोट मांगने गए हैं गांव में, तो ये जरूर बोला है, उन्होंने बोला है, साफ जनता से सीधी वार्ता किया है, ने कहा है कि जिनको आवास, जिनको मिल गया है उनका ठीक है, जिनका नहीं मिला है इस बार उनको भी मिलने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम सबको आवास देंगे। इवन की 70 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो गई है, अभी 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड का मुफ्त इलाज वाला मामला था, उसमें अब तक जिनको हो गया है, अभी इस बार 70 साल जिनकी पूरी हो गई है उम्र, उनको भी 5 लाख रुपए के इलाज के लिए हम मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने जा लेकिन रहे देखिए हैं। श्रीकांत जी, 10 साल का इसलिए कार्यकाल रहा, आपके 10 साल का कार्यकाल रहा, 2 बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही, एनडीए रही। ऐसे में भी तमाम तरह के सवाल, इस बार के जब चुनावी हम दहलीज पर खड़े थे तो विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई के लिए सिलेंडर का मुद्दा इस तरह उठाया गया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं किसी मोर्चे पर क्या कमी रह गई थी या नहीं लग रही थी? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? दीपिका जी, ये 10 साल इनका भी देख लिया जाए और जनता देखी है, 10 साल हमारा भी जनता देखी है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल इस बार जनता ने देखा है। आयुष्मान कार्ड हो, गरीबों को आवास हो, फ्री राशन हो, कोविड में टीकाकरण हो, विश्वकर्मा योजना हो, या जो सोलर वाली योजना हो, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो आम आदमी को, आम व्यक्ति को जो सीधे यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो पैसे सीधे, इन्हीं के तो नेता कहा करते थे कि रुपए 1 रुपए दिल्ली से चलता है, नीचे 10 पैसे आके बचता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। सीधा एक बटन दबता है, 30 सेकंड के अंदर किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों के खातों में हो जाता है, एक क्लिक में। दीपिका जी, क्या कभी इन्होंने प्रयास किया? इन्होंने एक भ्रष्टाचार की लंबी और स्ट्रेटजी बनाई थी कि बीच में किन किन स्टेप से होके वो आना है और कहां कहां उसमें से कमीशन कटते जाना है।
मनरेगा की जो स्थिति थी इनके समय में बदतर स्थिति थी। जो मनरेगा मजदूर था उसको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन आज सीधे उसके अकाउंट में पैसा जाता है, वो आसानी से अपना पैसा निकाल सकता है, उसका पैसा कोई चोरी नहीं कर पाता है। 10 साल इनका घोटालों का साल रहा है, 10 साल इनका बेईमानी का साल रहा है, जिसकी सजा ये भुगत रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हो रही है बीजेपी। तो कहेंगे वो तो 40 सीट में सिमट रहे हमें 40 सीट में। देखिए वो आंकड़े दे नहीं पा रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे थे कि कांग्रेस 40 सीट में रहेगी, वो गलती से बोल गए कि बीजेपी 40 सीट में रहेगी, क्योंकि जनता जानती है, पब्लिक जानती है, पब्लिक को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। चलिए, अब जनता ने तो फैसला कर दिया है, अब फैसला क्या है वो और 4 अब तो तारीख को 4 पता जून चलेगा। को हम तो यही पूछना चाहते हैं मुन्ना खान जी, आप जब 348 सीट आप पा ही रहे हैं तो एग्जिट पोल से भाग क्यों रहे हैं? दूसरी चीज, अगर इतने कॉन्फिडेंट अगर कांग्रेस थी तो आज मीटिंग कर रही है, चुनाव के पहले ये राहुल गांधी को क्यों नहीं घोषित कर पाए थे अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से? कम से कम कांग्रेस की तरफ से तो उनको घोषित करना चाहिए था कि हमारे तरफ से अगर हम लीड करेंगे तो हमारे तरफ से हमारे प्रधानमंत्री के फिर श्री राहुल गांधी जी होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, कोई तो नाम देना चाहिए था। ठीक है मुन्ना जी, 2 सवाल जो अभी श्रीकांत जी ने पूछे हैं। पहला तो अगर आप लोग इतने ही आश्वस्त हैं तो एग्जिट पोल से दूरी क्यों बना रहे हैं? दूसरा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि ग्राउंड पर भी चेहरे को लेकर कई बार बातें उठी हैं कि एक तो पहले आपका अलायंस अगर कहीं अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं तो कोई चेहरा नहीं है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो चेहरे का घोषणा नहीं की गई समय रहते। देखिए 2-3 पॉइंट हमारे मित्र श्रीकांत जी ने कहा। पहली बात तो चेहरे की, दूसरी बात मोदी की गारंटी की। मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो चेहरा कि 1977 हो या 2004 हो, 2009 हो, बगैर चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात इंडिया अलायंस है, हम मशवरा करके हर एक कार्यकर्ता से पूछ करके कैंडिडेट घोषित करते हैं। हमारे यहाँ नागपुर से पर्ची नहीं आती, हमारे यहाँ बजाता चुनाव होता है। हम किसी के सहारे, किसी के बल पे, किसी के दबाव में काम नहीं करते। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अच्छा लेकिन क्या, अच्छा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि समन्वय बैठ जाएगा? क्योंकि अगर बात वहां तक पहुंचती है तो सभी पार्टियों के बीच में समन्वय बैठ जाएगा। बिल्कुल 100 के 100% समन्वय बैठेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई धोखेबाज, जुमलेबाज कोई भी दल नहीं है जो धोखा कर जाए, जिसपे प्रेम का आरोप का प्रत्यारोप का वो आरोप लगा। ऐसा नहीं है कोई, सब दल ठीक है। हमारा इंडिया अलायंस का मेन मकसद है युवाओं को रोजगार देना, किसान को आय देना, व्यापारियों को व्यापार देना। इनके शासनकाल में 16,40,000 व्यापारी व्यापार बंद करके चले गए। अब आता हूँ मोदी जी की गारंटी पे। मोदी जी की गारंटी तो 2 करोड़ नौकरियों की थी, उसका क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी हर गरीब को सर पे छत देना था, उसका क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी 30 लाख रिक्त पद है उसको भरना था, उसका क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी 30 दिनों में काले धन लाने का था, उसका क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी 30 रुपए डीजल, 50 रुपए पेट्रोल देने का था, उसका क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी का था, उसका क्या हुआ? देखिए, जब ये सरकार बनी थी तो ये सरकार लबालब बहुमत से भरी सरकार थी। युवाओं की उम्मीद, किसानों की उम्मीद, व्यापारियों की उम्मीद, महिलाओं की उम्मीद, सभी की उम्मीद इस पर टिकी थी, जो एक कटु सत्य है। लेकिन 10 साल के बाद ये सरकार अपने उम्मीदों पे, जो जनता की उम्मीद थी, उस पर खड़ी नहीं थी। इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो मिला, लेकिन चंद लोग, 2-4 लोगों के ही विकास हुए। अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। आज देश जान चुका है कि 2 गुजराती देश बेच रहा है, 2 गुजराती देश खरीद रहा है। ये आक्रोश युवाओं में है, जवान में है, किसान में है, महिलाओं में है, व्यापारियों में है, सभी में है। तो देश अब इनको बकसने वाला नहीं है। देश समझ चुका है कि जो देश के प्रधानमंत्री बार बार गरीबों की बात करते थे, आज वो गरीबों के लिए कुछ नहीं। जो कहते थे मैं चाय वाले का बेटा हूँ, वो आज 10 लाख के सूट, 8800 करोड़ के विमान में घूम रहा है, 2.5 लाख के चश्मे पहन रहा है, 4 लाख के पेन रख रहा है। तो सारे ये देख रहे हैं। देश का युवा, जवान, किसान, महिलाएं, सभी को पता चल चुका, व्यापारियों को पता चल चुका है। दूसरी बात मैं बता दूं, जो सबसे अहम पॉइंट है, ये सरकार महंगाई चिल्लाती थी। 300 के सिलेंडर पे रोडों पे बिल्कुल प्रदर्शन चलते थे, आज लेकिन सभी खामोश है। डीजल के रेट पे ये कहते थे कि डीजल लग रहा है किस्त पे लेने पड़ेंगे, गाड़ी कैश खरीदनी पड़ेगी। आज सभी के सभी खामोश है। आज कहाँ इसका है? आज इसकी स्थिति देखिए सरकार की क्या है। महंगाई के नाम पर मौत शब्द नहीं बोलता इनका प्रवक्ता।
न इनके कोई नेता, न देश के प्रधानमंत्री, न देश के गृह मंत्री। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा हुआ जो आज आपको महंगाई नहीं दिख रही, युवा जो बेरोजगार है वो आपको नहीं दिख रहा? ये भी कह रहे थे 75 करोड़ युवा का टारगेट कहाँ रहा? आप मैथमेटिक्स लगाइए, 140 करोड़ जनता में देश हमारा 60% युवाओं का है। अगर मैं गुना भाग करूं तो 84 करोड़ युवा बैठते हैं। 75 करोड़ नेचुरल जेन्युइन डाटा है जो युवा बेरोजगार है। तो जो युवा जो बेरोजगार है उसकी आवाज है 4 जून को जो सरकार बनेगी, ये उसके आवाज की बनेगी, उसके दर्द उसके पीड़े की सरकार बनेगी, जो आने वाले 5 साल में उसके दुख और दर्द को समाप्त करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। 30 लाख रिक्त पद खाली जो है वो भरे जाएंगे। जो महालक्ष्मी योजना के तहत 8500 रुपये हर महीने हर माताओं को जो मिलने वाला है, टकाटक 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 वो दिए जाएंगे। तो महिलाएं खुश होंगी, व्यापारी खुश होंगे, जवान खुश होंगे, किसान खुश होंगे। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को ध्वस्त किया जाएगा। जो शुरुआत थी, जिस तरीके से आर्मी को इज्जत मान सम्मान दिए जाते थे, उसे पेंशन दिया जाता था, उन्हें शहादत की दर्जा दी जाती थी, वो सभी कायम होंगे। इसलिए इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है। श्रीकांत जी, देखिए जो मुन्ना जी ने मुद्दा उठाया है, उनका कहना है कि जब 300 रुपए का सिलेंडर था तो आप लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज जब 1100 पर सिलेंडर पहुंच गया तो आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है। महंगाई पर कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला। दीपिका जी, मैं अपने मित्र मुन्ना खान जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने जैसे शुरुआत की है तो एक बात इन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री कैंडिडेचर की वाली बात की तो इन्हें नागपुर से पर्ची नहीं आती है। ये बात जनता जानती है, भारत की एक एक जो बुद्धिजीवी है वो जानता है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है और गांधी परिवार को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं है कि गांधी परिवार की इच्छा के विपरीत सीताराम केसरी जैसे व्यक्ति और तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पब्लिक के सामने है कि उनका क्या हश्र हुआ कांग्रेस की राजनीति में। तो पर्ची कहाँ से आती है, कहाँ नहीं आती है? मनमोहन सिंह जैसा योग्य व्यक्ति गवर्नर रहा आरबीआई का, बिना सोनिया जी के और मिस्टर चटर्जी के द्वारा जो फाइल जाती थी उसी फाइल पर वो दस्तखत करते थे। 10 साल उन्होंने बतौर, शायद इसी वजह से उस जैसे योग्य व्यक्ति को मनमोहन सिंह के बजाय जनता मौन मोहन सिंह जी कहा करती थी। ये पर्दे के पीछे से इनडायरेक्टली सोनिया जी यूपीए के चेयरपर्सन के नाते गवर्नमेंट चलाती थी और यह बात जानती है कि जनता पूरी तरह से जानती है और सारे लोग जानते हैं कि परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन दीपिका जी, किसी भी व्यक्ति को फोर्सली आप पॉलिटिकल नहीं बना सकते हैं। ये लोग, कांग्रेस के लोग राहुल जी को फोर्सली पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। वो आलू से सोना, खटाखट, फटाफट, टकाटक। असल में है क्या कि अभी तो जांच बाकी है, जेल में जाने की बारी है। तमाम सारे जो घोटाले हुए हैं उसमें जो इन लोगों ने गटागट जो घोटाले किए हैं, जो रुपए खाए हैं, निगले हैं, उनका हिसाब किताब अभी होना है और इसका हिसाब किताब भी होगा और जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि ठीक, आऊंगी मुन्ना जी, आपके पास भी आऊंगी। बात पूरी करिए। नौकरियों की बात पे रोजगार और नौकरी मोदी जी ने जितनी कही थी उतने पे काम चल रहा है। आवास की बात इन्होंने कहा था, आवास 3 करोड़ लोगों को पूरा डेटा है। हमारे लाभार्थी शिविरों में मीडिया के लोगों ने भी देखा होगा, हमने चुनाव शुरू होने के पहले अपने लाभार्थियों की मीटिंग करी है। पहली बार इतने बड़े लेवल पे लाभार्थी किसी पॉलिटिकल पार्टी के आह्वान पे जुटे हैं। इसलिए इन लोग के अंदर बौखलाहट वास्तव में ये है कि, और हमने जो इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे पर हम खरे उतरे हैं। हमने धर्म के आधार पर उज्ज्वला योजना नहीं बांटा है, हमने धर्म और जाति के आधार पर और उस विभाजनकारी योजना बनाकर आयुष्मान कार्ड नहीं बांटा। हमने आवास में किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी, चाहे कास्ट के आधार पे चाहे रिलीजन के आधार पे, हमने नहीं किया। उसमें सारे इसलिए हमारे मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये हम उस नारे को पर खरा उतरे हैं
उस नारे को हमने पूर्ण किया है अपनी योजनाओं में, और वो यह नारा हमारी योजनाओं में दिखा है दीपिका जी, और यह जनता भली भांति जानती है और स्वीकार भी करती है। कांग्रेस के हमारे मित्र बता दें कि अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी कोविड में, क्या इन्होंने सरकार से मुफ्त की टीका नहीं लगवाया है क्या? इन लोगों से पूछ लीजिए कि इन लोगों ने टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है। चलिए, अगर लगवाया है ठीक है। तो ठीक है मुफ्त की मुन्ना जी, योजना का लाभ ये देखिए भी तो जो ले रहे भारतीय होंगे। जनता पार्टी का दावा है कि अगर बात आयुष्मान कार्ड की हो, पक्के मकान की हो, कोरोना की वैक्सीन की हो, सभी के साथ बिना भेदभाव के इन सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। ऐसे में सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या लाभ आप लोगों को नहीं मिला है कोरोना की वैक्सीन का, जिस तरह से अभी श्रीकांत जी भी जिक्र कर रहे थे? हमारे मित्र बताए इन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है देखिए, कि नहीं कोरोना लगवाया की है? बात करूं तो वो दर्द छलक जाएगा। जिस तरीके से नहीं, देश आप की जनता बताइए ने वो कि दर्द टीका को आपने झेला लगवाया है, है कि नहीं इस लगवाया है? तरीके से 1400 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव, लोगों के पांव में छाले पड़ गए, जनता ने देखा है। तो मित्र हमारे कोरोना की बात न करें, कोरोना की वैक्सीन की वजह से आज आए दिन मौतें हो रही है। कोरोना की वैक्सीन से 250 करोड़ चंदा लेने का काम जो घिनन अपराध आपने भारतीय जनता लगवाई है पार्टी कि ने नहीं मुन्ना किया। जी, ये बता अरे दीजिए आप प्लीज। सुन तो ले मित्र, हमने नहीं लगवाई है। अगर हम आज लगाते तो डिबेट नहीं किए होते, हम भी आपके- भगवान के पास पहुंच गए होते। आपने अरे लगाई है क्या तो बात आपका कर तो रहे हैं? भगवान ही आपके मालिक है। तमाम आप सारे सुन ले इतने सुन सारे ले देखिए सुन ये ले प्रोपेगेंडा जो आपने आप लोग लगवाई फैला है ना, रहे हैं ना, आपका भगवान कोरोना मालिक है। सुन ले ये मित्र, जो मैं सुन। प्रोपेगेंडा आप लोग फैला इन्होंने रहे वैक्सीन की हैं, बात की, इन्होंने वैक्सीन की बात की तो वैक्सीन कंपनी से इन्होंने 250 करोड़ चंदा लेने का काम किया। जो दवा जनता के हित में, जनता के राहत के लिए बननी थी, वो दवा नहीं बनी। आज उसका रिएक्शन उल्टा हो रहा है कि लोगों की जाने जा रही है। ये कटु सत्य है, ये सच्चाई माननी पड़ेगी आपको। आप किसी मोहल्ले, किसी शहर में जाओ, किसी गली में जाओ, मुन्ना जी वहाँ अपनी आए दिन जानकारी जनता को की दुरुस्त मौतें हो रही है। करिए। हमारे यहाँ भी तो कल सब 2 मौतें हुई, ऐसे लोग वो 3 क्रोनिक या टीका जिनको लगवाए। क्रोनिक तो बीमारी है, मोदी जी हाई एक प्रोटीन यमराज की डाइट वाले तरह ये लोग टीका हैं, उन्हीं बांटने के का साथ काम इस किया तरह जो की लोगों चीजें की हो जान रही जा हैं। रही है। सुन तो ले मित्र हमारे, सुन ले। मैं आपके समय में नहीं बोला, आप सुन ले। दूसरी बात ये कह रहे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत आज तक दोबारा से रिपीट कोई महिलाएं नहीं करा पाई, क्योंकि आपने 300 के गैस को 1100 करने का काम किया। तीसरी बात ये कह रहे सबको मकान नहीं मिला रहे, इंदिरा आवास के तहत 1984 से चल रहा ये सिलसिला मकान देने का गरीबों को, तो आपने क्या तीर मार दिया। तो क्यों तीसरी आखिर बात 3 ये करोड़ कहा की कि जरूरत पड़ गई मुन्ना परिवारवाद है कांग्रेस पार्टी। 40 साल से बताइए कोई भी प्रधानमंत्री गांधी परिवार से नहीं बना, ये भी सच्चाई नहीं है, ये झूठ है क्या? 40 साल से कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। परिवारवाद कहाँ है? अगर परिवारवाद की बात है तो अमित शाह का बेटा फिर जैसा कौन है? बैकएंड से तो बागडोर का पूरा जो जिम्मा रहा है, जो आरोप लगे हैं कि वो गांधी परिवार के रिमोट हाथ से में रहा है। गवर्नमेंट चलती रही, रिमोट से। देखिए, रिमोट इनका नागपुर से चलता है, तो इनको याद आएगा। नहीं, चोर के सोनिया दाढ़ी जी में के 10 तिनका, आपने जनपद से। कहावत सुना होगा, जो चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर को हमेशा ही चोर दिखता है। तो इनका रिमोट नागपुर से चल रहा था, ये भी समझ रहे इनका रिमोट चल रहा होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी से। ऐसा कुछ नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है। जो प्रधानमंत्री बनता है वो अपनी स्वतंत्र रहता है अपना डिसीजन लेने के लिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये परिवार की बात की है, तो धूमन सिंह का बेटा कौन है? अनुराग ठाकुर। जैसा का बेटा कौन है? अमित शाह का बेटा कौन है? जैसा। अच्छा, लेकिन परिवारवाद के केंद्र मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री से भी सवाल किया गया तो उन्होंने एक परिभाषा जो कही थी कि एक पार्टी का, एक परिवार में, अगर जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था कि एक पूरा कब्जा अगर पार्टी के किसी परिवार के पास होता है उसे परिवारवाद कहा जाता है, ना कि अगर एक पार्टी में एक परिवार के 2 सदस्य हो गए उसे परिवारवाद कहा जाता है। अब श्रीकांत जी यही बताइए, यही डेफिनेशन है परिवारवाद की आप लोगों के हिसाब से या नहीं? फिर आपसे भी मुन्ना जी इसी पर आऊंगी मैं। दीपिका जी इनसे पूछ लीजिए, अनुराग ठाकुर जी। नहीं, आप पहले मुझे परिवारवाद की डेफिनेशन बता दीजिए कि आपके अनुसार मैं क्या यही है? बता रहा हूँ कि इनके परिवारवाद और हमारे परिवारवाद में अंतर है। अनुराग ठाकुर जी राजनीति में आए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। उसके पहले उन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम किया था, विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद युवा मोर्चा में आए। अब किसी के मुख्यमंत्री का पुत्र होना, इनसे बता दीजिए, इनसे पूछिए कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी, सेवा दल और तमाम सारे इनके जो और अनुसांगिक संगठन है उसमें कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया। ठीक, अब इसी पर जवाब ले लेती हूँ। मुन्ना जी अब आप अपना जवाब दीजिए इसी पर। देखिए, ये कहते हैं कि कोई अगर 2 सदस्य पार्टी पे कब्जा करे तो उसको परिवारवाद कहते हैं। मैं इनको पूछता हूँ, इनके जो पुराने सहयोगी महबूबा मुफ्ती, वो किसके हैं? मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी है। वो परिवारवाद नहीं जिसके साथ आपने मलाई चाटी?
जिसके साथ आपने सरकार बनाई। आप बताइए, जो बाल ठाकरे जी है, हम तो उनके सबकी पुत्र बात कौन कर है? रहे हैं, हम उनके तो साथ उद्धव आपने जी से 27 साल लेके राज किया। तेजस्वी यादव अरे तक की सुन लीजिए, सबकी आपको बात कर मिर्ची रहे हैं क्यों लग रही है? आप सलमान। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। इनको वहां परिवारवाद नहीं दिखता। अजीत पवार में इनको परिवारवाद नहीं दिखता। चिराग पासवान में परिवारवाद नहीं दिखता। तो ये भ्रमित करने का काम छोड़ दे मित्र हमारे। तेजस्वी यादव का भी आप नाम जनता लीजिए, को साफ प्रताप साफ यादव, बताएं तेजस्वी यादव का कि भी नाम महंगाई लीजिए। से राहत क्यों नहीं मुन्ना खान मिली, जी, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, बिल्कुल किसान की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई, महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। सरेआम महिलाओं, बहन, बेटियों को जंतर मंतर पे अमित शाह के पुलिस के जूतों के द्वारा रोंदा गया और शाह और शहनशाह खामोश रहे। तो मैं ये समझ लूं कि एक गुंडे से, एक मवाली से सरकार डर गई, इसलिए अमित शाह ने नहीं बोला ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए। क्या ये समझा जाए? तो ये सारी बातें हैं जो देश की जनता के नजरों में है। और जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं, ये आपको रिजल्ट मुन्ना खान, चौंकाने वाले होंगे। इन्होंने मुन्ना खूब, खान जी, इनको जितनी इन्हें ताकत लगानी थी लगा ली इन्होंने, जितने इन्हें उपयोग करना था कर लिया। जनता इस बार नहीं मान रही और यही रिजल्ट है। और यही बात है कि कई जगह इनको विरोध का सामना करना पड़ गया। चाहे गिरिराज सिंह का विरोध हो, चाहे सतपाल ये खंडेलवाल का विरोध हो, चाहे इनके जो मंत्री रहे, वो नाम मैं भूल रहा हूँ स्मरण से, वो विरोध चाहे मुजफ्फरनगर के, जितना भी उनका हो, विरोध लेकिन हो। कॉन्फिडेंस तो उनको पूरा है मुन्ना जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से नहीं होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सभी को अधिकार है। धरातल की जो सच्चाई है दीपिका जी, वो आपको भी पता है, देश के जनता को पता है, देश के युवा को पता है, देश के किसान को पता है, देश के जवान को पता है। इस बार जिस तरीके से किसान नाराज है, युवा नाराज है, जवान नाराज है, महिलाओं के प्रति जो नाराजगी है, वो आपको 4 जून को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि 4 जून इंडिया अलायंस कमिंग सून, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा, 4 जून से पहले, ठीक है मुन्ना जी, ये बता दीजिए 4 जून से पहले क्यों नहीं आप लोग आ रहे हैं? एग्जिट पोल से आप लोगों ने क्यों दूरी बना ली है? इसलिए देखिए एग्जिट पोल पे मैं बता दूं, एग्जिट पोल पे कोई वास्तविकता नहीं रही। एग्जिट पोल तो कई जगह दिखा रहे, वो कर्नाटक में दिखा रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। दूसरी बात कह रहा हूँ, इसका जो नारा है 400 पास, आप समझिए इसके नारे को। जब बिहार की बारी आई तो 200 पार आए, कितने 70। बंगाल की बारी आई तो 200 पार आए, कितने 73। जब हरियाणा की बारी आई तो 45 पार आए, कितने 22। तो इनके ऐसे ही नारे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो नारा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा आई। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आप इनका पक्ष ले रहे हैं या आप वास्तविक बोल रहे हैं? मैं वास्तविकता देखिए, सवाल जो है मैं उनसे भी पूछ रही हूँ और आपसे भी पूछूंगी। मेरा काम है निष्पक्ष सवाल पूछना। मैं सवाल आपसे भी पूछूंगी, उनसे भी पूछूंगी। तो दीपिका जी इनसे पूछिए ना कि 6 स्टेट को जो ये नारा दिए थे, करेंगी तो आप बंगाल हो, प्रो गवर्नमेंट हो जाएंगे, प्रो बीजेपी हो जाएंगे। अरे आप सुन तो मित्र, बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, ये कहाँ चलेंगे इसके नारे? इसके छत्तीसगढ़ हो, इसके नारे कहाँ चलेंगे? तो ये इनके नारे इसी तरह है। बिहार में नारा देते हैं, बंगाल में नारा देते हैं, दिल्ली में नारा देते हैं। इस बार 70 पार, अरे भैया आते हैं 3 सीट। ये केरला में नारा दिए, इस बार 150 पार आए, कितने, एक खाता ही नहीं खुला, जमानत जब्त हो गई सबकी। तो इस पे आप सवाल पूछिए। चलिए ठीक है, अब मैं इसी पर सवाल पूछती हूँ। श्रीकांत जी, 400 पार को इस बार विपक्ष ने जुमला बताया है। दीपिका जी, अभी 400 पार की बात के पहले मैं एक बात इनको, मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र हैं मुन्ना खान जी को बताना चाहता हूँ। आखिर वो कौन सा कारण था, वो कौन सा नारा था, वो कौन सा छल था देवतुल्य जनता के साथ, कि जो कांग्रेस पार्टी एक छत्र पूरे देश में राज करती थी, आज वो वही पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जहां इनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जो उनका घर हुआ करता था एक तरह से कांग्रेस पार्टी का, आज वहां 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल से इनको समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये तो उनके आपस का समन्वय है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उनका। इनकी स्थिति क्या है? आखिर क्यों आ गए इतने पे? दर्द हो रहा है। आखिर वो कौन सा इनका पाप था, कौन सा लोगों का इन्होंने छला था कि इनको कांग्रेस की ये नौबत आ गई थी?
कि इनके पास अरे विपक्ष हमारी का नौबत नेता की बनने छोड़िए, तक का आप नंबर अपनी नहीं नौबत की था। देखिए। पिछले जो आप पिछले कह रहे हो कार्यकाल अब में की बार विपक्ष का 400 नेता पार, बनने तक का तो नंबर जनता नहीं कह रही था। है अब की बार भारतीय मुन्ना जनता खान पार्टी जी, पार। आप 400 पार इस बार तीसरी बार मोदी सरकार, और निश्चित रूप से 400 पार आप देखते रहिए 4 जून। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको आना चाहिए था एग्जिट पोल में। अब एग्जिट पोल आपको दिखा देगी कि 348, तो अब आप एग्जिट पोल में आएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाएगा 400 पार हो रही है बीजेपी, 400 के पार हो रही है बीजेपी, 400 के पार हो रहा है एनडीए, तो आप एग्जिट पोल में नहीं आएंगे। आपको आना चाहिए था ना। नहीं तो 400 पार आएंगे कहां से? दीपिका जी को भी तो डेफिनेशन कीजिए, समझाइए। 400 सीट नहीं ना 400 मुन्ना पार खान कहां से जी, आएंगे? महाराष्ट्र 500 से, से बंगाल एबव से, सीट है ना पूरे लोकसभा बिहार का। से, उड़ीसा मुन्ना से, खान जी, 400 उत्तराखंड सीट से, नहीं है ना। राजस्थान से, गुजरात से, अच्छा, उत्तर प्रदेश कहां में से आप आएंगे? कितना अनुमान लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप कितना अनुमान लगा रहे हैं? एक तरफ 80 में 80 सीटों की बात हो रही है, लेकिन अगर धरातल में बात करें तो कितनी लगती है, कितनी सीटें आएंगी? श्रीकांत जी, आपसे सवाल है। 80 की 80 सीटों को दीपिका जी चलिए, क्लीन स्वीप ठीक। है। इस बार हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और 400 पार निश्चित रूप से लक्ष्य पूरा होगा। और तीसरी बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 तारीख को हमारे मित्र मुन्ना खान जी मिठाई खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए तैयार है। ठीक है, मुन्ना जी, आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। उत्तर प्रदेश में आपने क्या आंकड़ा लगाया? क्योंकि 80 में 80 सीटें तो बीजेपी जीत रही है, ऐसा दावा है। अगर बीजेपी की माने तो सभी स्टेट में बीजेपी जीत रही है। मैं तो कहता हूँ आप जनता की मानिए ना, जनता की क्यों नहीं मान रही है? धरातल को मानिए ना, तो धरातल की हम रिपोर्ट तो है। आपकी भी मान आप रहे हैं, उनकी RSS भी मान रहे हैं, हमारा तो काम है ना सुनना। मैं तो सवाल उनसे भी करूंगी, आपसे भी करूंगी। दीपिका जी, मैं आपको नहीं, मैं अपने मित्र को कह रहा हूँ, श्रीकांत जी को, कि आप जनता की मानिए ना। आप अपनी क्यों मान रहे? 400 पार जनता की मानिए। आप आरएसएस के इंटरनल जनता सर्वे को की ही मानिए, मान के कहा जो है। धरातल पे आपका विरोध हो रहा है उसको मानिए। 400 सीट कहां से आएंगे ये समझाइए, मैं भी मान जाऊंगा 400 सीट आ रहे। आप अच्छा, ये बताइए। ठीक है आप श्रीकांत जी, आपने चुनाव का जिक्र को किया। आपको पता चल जाएगा। इन चुनावों में तमाम तरह की बातें हुई, आरोप हुआ, प्रत्यारोप हुआ, लेकिन इन सबके बीच में देखिए एक बड़ी बात भी आप लोगों के गठबंधन की ओर से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। ये कहां से आपको सूत्र मिल गए और कहां से आपको खबरें मिल गई कि आप लोग ये दावे करने लगे और ये बातें करने लगे? श्रीकांत जी, माफ कीजिएगा, मुन्ना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही आवाज आ रही है जी। सवाल दोहराऊं देखिए या? ये जी। नहीं, मैं सवाल में सुन लिया, मैं सुझाव श्रीकांत जी से पूछ रही हूँ। देखिए ये सूत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये गुजरात लोबी दिल्ली आए, जितने सीनियर वरिष्ठ नेता थे उनको निपटाया। और ये कटु सत्य है कि आज जो लड़ाई है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, ये दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है कि मोदी जी के जाने के बाद, मोदी जी के हारने के बाद जो नेक्स्ट पीएम बनेगा, जो जनता अगर स्वीकार की 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, तो ये अगला प्रधानमंत्री। मतलब आप मान रहे हैं कि जनता उन्हें स्वीकारेगी? इसकी लड़ाई नहीं, जनता स्वीकारे नहीं, आरएसएस हर वो चीज मान रहे हैं, बस आरएसएस प्रमोट करेगा तो उसमें लड़ाई जंग छिड़ेगी। और इनके आपस में जो आपसी कलह है वो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जो उपचुनाव हुए विधानसभा में, उसमें आपको दिख गया होगा किस तरीके से अमित शाह ने दिल्ली से दरबारी भेजे वहां, चाहे वो बीएसपी प्रमुख हो, चाहे वो मौर्या हो, वो लोबी को इसलिए भेजा गया ताकि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को डोर को कसा जाए और दिल्ली से वो सरकार चलाई जाए। इसलिए ये कलह जग जाहिर है। और जो 2024 का चुनाव है, ये रिजल्ट आपको बता देगा कि इनके अंतर कलह की वजह से ये पूरी की पूरी सीट हार रही है और 56 सीटों पे इंडिया अलायंस जीत रही है। ये आप ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिए। 2 दिन की बात है। 4 जून को मैं आपके डिबेट में बैठूंगा, मैं बताऊंगा 56 सीट इंडिया अलायंस बैठेंगे। आपके यहाँ तो रोक लगी हुई है मुन्ना खान जी। 4 जून को रोक नहीं है, 4 जून को रोक, 4 जून को हम आपके पास ही बैठेंगे मित्रा। स्वागत है। अगर दीपिका जी ने इनवाइट किया तो मैं बिल्कुल आपको आमंत्रित किया जाएगा और इसी चैनल पर आप इसी डिबेट में बैठेंगे। मैं आपके साथ डिबेट करूंगी 4 जून को। नतीजे आप जिसके भी पक्ष में जाएंगे, लेकिन 4 जून को आप पैनलिस्ट रहेंगे। श्रीकांत जी,
क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से अंतर कलह की बात कर रहे थे मुन्ना जी, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर कोई ऐसी अंतर कलह है जिसकी वजह से ये मुद्दा कोई उठा है? दीपिका जी, कोई अंतर कलह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं 29 सभाओं में 23 सभाओं में 29 सभा में से 23 सभा में जमकर योगी जी आदित्यनाथ जी की तारीफ किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बोला है कि सबसे सुपर सीएम है हमारे योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। समस्या ये है कि इनके यहाँ कोई सेकंड लाइन तैयार नहीं है। हमारे यहाँ सेकंड लाइन में कई ऐसे नाम हैं जो आने वाले समय में, देखिए इन्होंने ये अंदर अंदर मानते हैं कि इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी तो उनके उत्तराधिकारी की बात तो नहीं है कि जब वो नहीं रहेंगे तब कौन बनेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ सेकंड लाइन तैयार रहती है और हम एक मॉब ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपनी हमेशा सेकंड लाइन हमारी तैयार रहती है कि इसके बाद कौन ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो हमारे उस पद को पर आ सकते हैं। इनके यहाँ क्योंकि टोटल परिवारवादी पार्टी है, इनके यहाँ किंग और एम्परर वाला सिस्टम है, इसलिए ये लोग पहले से तैयार नहीं करते, क्योंकि इनके यहाँ तो राज्याभिषेक सोनिया जी जिसका चाहेंगे उसी का होगा और ये निर्णय नहीं ले सकते। कोई अंतर कलह नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के दिमाग का फितूर है और अरविंद केजरीवाल जी के पास और कुछ बचा नहीं है, तो उनका एक टोटका आ गया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और पार्टी कोई एक रिमोट से और एक 10 जनपद से चलने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग निर्णय में बैठते हैं और सामूहिक निर्णय होता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूरी पार्टी और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी इतना मेहनत किया उन्होंने चुनाव में, पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सभाएं करने के बाद वो 12 स्टेट में बाहर गए हैं और कई सारे रोड शो किया है उन्होंने अदर स्टेट में जाकर। मुन्ना जी, वो तो अंतर कलह को सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं पहला तुम्हारा फिक्स है, लेकिन हम दूसरे चेहरे को भी पूरी तरह से सेकंड लाइन तैयार रखते हैं। हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन लेकिन आपका तो पहला चेहरा ही तैयार नहीं है अभी। मैं पहले भी कहा ना, इंडिया अलायंस में चेहरा तभी होगा जब चुनाव से हम संपन्न हो जाएंगे। जब चुनाव हो जाएगा, जो आज बैठक हुई है, इन बैठक में यही मशवरा किया गया है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री जयराम रमेश जी ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही, बहुमत आते ही हम 48 घंटे में प्रधानमंत्री पद का चुनाव कर लेंगे। तो मैं पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई आरएसएस की जो शाखाएं जो नागपुर से, वहां से पर्ची नहीं आती। हमारे यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। जब श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये देश हित में ये बात थी, देश हित में सोच सकता था। ये बार बार ढोल नगाड़े बजाते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 और 2009 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना। वो देश सेवा के लिए है, देश सेवा के लिए रहेंगे। देखिए, देश कुछ भी हो, देश एक बात याद रखेगा, ये देश पहला तो भगवान महावीर, दूसरा महात्मा गांधी, अगर तीसरा पुत्र होगा तो वो होगा राहुल गांधी। इसलिए कह रहा हूं कि समाज सेवक लोग हैं, समाज सेवा करने में वो अपने आप को उद्धार मानते हैं कि मैं उद्धार करूं। समाज में जो गरीब है, वंचित है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, सभी के पास जाना, सभी से संवाद करना, सभी के दुख और दर्द के पीड़ा को समझना और उसके बाद ये मैनिफेस्टो बनाना। आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो में और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कितने का अंतर है। हमारे मैनिफेस्टो में हर वो दर्द को बयां किया गया है जो युवाओं के हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो का आपने जिक्र किया है तो मेरे जहन में एक सवाल आया है कि उसको लेकर भी मुस्लिम लीग की छाप की बात कही गई है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, उसको लेकर भी आरोप लगे हैं। आप समझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही है, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। ये बताए ना मुस्लिम लीग की कहाँ छाप दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मजदूर नाम का एक शब्द नहीं है, बेरोजगारी नाम का एक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? महंगाई नाम का एक शब्द नहीं है, क्यों नहीं है? महिलाओं के अत्याचार नाम का एक शब्द नहीं, क्यों नहीं है? कैसा मैनिफेस्टो बना? और हमारा जो मैनिफेस्टो बना है
वो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल चलिए गांधी बहुत जी को छोटी सी 10,000 प्रतिक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत छोटी सी 10,000 प्रतिक्रिया श्रीकांत जी 10,000 आपकी। किलोमीटर मुन्ना जी, पैदल आज चलना क्योंकि पड़ा। समय का अभाव है इसलिए रोकूंगी। श्रीकांत जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, 20 सेकंड है। दीपिका जी, इनकी कांग्रेस पार्टी की ये मजबूरी है। अल्पसंख्यक समाज का वोट चाहिए, तुष्टीकरण करना इनकी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। ये करेंगे ही, इसको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए कि इनको थोक भाव में इनके पास कोई वोट बैंक बचा नहीं है। इन्होंने जनता में विश्वास खोया है, इनका अब बेस वोट बैंक कुछ है ही नहीं है। जो पहले इनका बेस वोट बैंक दलित और मुस्लिम हुआ करता था, वो वोट बैंक चलिए ठीक इनका है, ठीक खिसक है, चुका बहुत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, क्योंकि इसलिए समय